नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम काइनेटिक थ्योरी के बारे में कुछ बात करेंगे। आदर्श गैस समीकरण हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, PV इक्वल टू nRT। ये आदर्श गैसों के लिए लिखी जाती है। तो उसी तरह से आदर्श गैसों के लिए एक समीकरण, एक इक्वेशन या एक रिलेशन और है जिसको कि हम काइनेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और वो काइनेटिक थ्योरी पर आधारित है या गत्यात्मक मॉडल पर आधारित है। तो वो गत्यात्मक मॉडल क्या है और किस तरह की इक्वेशन उससे प्रतिपादित की जाती है या बनाई जाती है, निकाली जाती है, वो इक्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, उससे हमें किन बातों का ज्ञान होता है, या वो इक्वेशन सही है या नहीं है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस इक्वेशन को निकालने से पहले या प्रतिपादित करने से पहले हम उस काइनेटिक थ्योरी के कुछ सिद्धांत या पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी मॉडल दिया जाता है तो उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट या कुछ बातें आधार के रूप में, बेसिक के रूप में ली जाती हैं, कही जाती हैं। तो वो जो पॉइंट्स या स्टेटमेंट होते हैं उनको हम अभिग्रहित या पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो इसी तरीके से काइनेटिक थ्योरी से भी रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिन पर आधारित कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे और एक नई समीकरण या इक्वेशन या रिलेशन निकालेंगे आदर्श गैसों के लिए, और फिर देखेंगे कि वो रिलेशन सही है या नहीं है। यदि वो रिलेशन कुछ इस तरीके का है जिससे हम आदर्श गैस के नियमों की भी व्याख्या कर सकें, तो वो इक्वेशन सही होगी। और वो इक्वेशन सही होगी तो वो पोस्टुलेट्स या अभिग्रहित या वो स्टेटमेंट्स जो हम लेकर चलेंगे या जो बेसिस हम लोग लेकर चलेंगे वो भी सही होंगी। तो आज हम पहले बात करेंगे उन पोस्टुलेट्स की या अभिग्रहित की जिन पर आधारित काइनेटिक इक्वेशन को निकालने का प्रयास करेंगे। तो उसको हम कहेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी या गत्यात्मक मॉडल अभिग्रहित। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूं। तो ये पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी कहलाएंगे। ये काइनेटिक थ्योरी, ये जो मॉडल है ये थ्योरेटिकल मॉडल है। थ्योरेटिकल मॉडल किस तरीके से कि जो आदर्श गैस के नियम जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, वो सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं या प्रेक्षण पर आधारित हैं, या जो साइंटिस्ट्स ने और हम लोगों ने अनुभव किए, देखे, उन पर आधारित है। जैसे हम कहते हैं कि दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है। तो ये तो हम देखते भी हैं, किसी भी सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है, पिस्टन है, उस पर हम ऊपर से दाब आरोपित करें, प्रेशर बढ़ाएं तो उसका आयतन कम होगा। तो ये तो ऑब्जर्व्ड फैक्ट है। तो वो सारे आदर्श गैस के जो नियम हैं वो सब प्रेक्षण पर आधारित हैं, और उनको एक आधार देने के लिए इस गतात्मक मॉडल के बारे में बात की गई। इसलिए हम इसको सैद्धांतिक मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल के आधार पर हम जो आइडियल गैसेस के बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये काइनेटिक थ्योरी एक तरीके से
उन आदर्श गैस के नियमों को सत्यापित करती है और उनकी व्याख्या भी करती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये गत्यात्मक मॉडल, जैसे हमने कहा कि मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन देता है कि जो भी आदर्श गैसों का व्यवहार है उसके लिए, और ये गैसों की प्रॉपर्टीज या उनके पार्टिकल्स पर आधारित है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। जैसे अलग अलग गैसों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं या बताई गई। तो वो अभिग्रहित या वो पॉस्टुलेट्स क्या हैं, उन पर हम एक एक करके बात करते हैं। पहला कहा गया कि कोई भी गैस वो किससे बनी हुई है, छोटे छोटे कणों से या पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। ए गैस इज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हर गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, और उन कणों को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स या अणु कहते हैं। और एक गैस में बड़ी संख्या में अणु या कण मौजूद होते हैं। अब ये अणु मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, अर्थात उनमें एक एटम भी हो सकता है, और पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, अर्थात एक से अधिक एटम भी हो सकते हैं। तो हर गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, और एक गैस में कणों के गुणधर्म एक समान हैं, लेकिन अलग अलग गैसों में उनके गुणधर्म अलग अलग हैं। द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर स्मॉल, छोटे छोटे हैं। हर गैस के कण हम मानेंगे कि गोल हैं और छोटे हैं, स्मॉल साइज में हैं, एंड वेरी फार अपार्ट, और एक दूसरे से काफी काफी दूर हैं। जब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस होती हैं, और जब उनके बारे में चर्चा करते हैं तो हम कहते भी हैं कि गैस में अणु दूर दूर होते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है, उसको आधार लिया गया। और जब गैस के अणुओं का आकार सूक्ष्म है, तो ऐसे केस में जो गैस के अणुओं के द्वारा घेरा गया वास्तविक आयतन है, अर्थात एक अणु का आयतन मल्टीप्लाइड बाई अणुओं की संख्या, वो बहुत कम है, और गैस का संपूर्ण आयतन, वो जिसको कि हम पात्र का आयतन या कंटेनर का वॉल्यूम भी कहते हैं, वो काफी बड़ा है। ऐसी स्थिति में उस गैस में अधिकतर स्पेस खाली है और कण दूर दूर है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, अणुओं के बीच में इंटरैक्शन। अब ये इंटरैक्शन आकर्षण बल भी हो सकता है, रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ये बहुत कम है या नगण्य है, और इन कणों पर, क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा है, तो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल भी कार्य नहीं करता है या नगण्य होता है। तो अणुओं का आकार बहुत कम है, अणु दूर दूर हैं, उनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल भी नगण्य है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य नहीं करता है। हर गैस में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं सभी एक समान है, तो इसलिए उनका आकार भी समान है और उनका मास या द्रव्यमान भी समान है। कणों का द्रव्यमान समान होता है। और गैस के कण, या जिनको हम मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, कण कह रहे हैं, वो सब रैंडम मोशन में, अर्थात हर दिशा में गतिमान है। गैस के कण स्थिर नहीं रहते, उनके प्रॉपर्टीज में भी हम कहते हैं हमेशा गतिमान रहते हैं। तो ये गैस के कण हर दिशा में
गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और निरंतर गति करते रहते हैं और सीधी रेखा में गति करते हैं। गति में या गति की दिशा में परिवर्तन तब होगा जबकि ये किसी अन्य कण के साथ टकराएंगे या पात्र की दीवार के साथ टकराएंगे, तब इनकी डायरेक्शन में या इनकी दिशा में परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये गैस के कण हैं, हर दिशा में ये गतिमान है, हर कण अलग अलग दिशा में चल रहा है, लेकिन एक सीधी रेखा में चलेगा जब तक कि वो किसी दूसरे कण से टकराएगा नहीं। टकराने के दो ऑप्शंस हैं, या तो वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं या कंटेनर की या पात्र की दीवार से टकरा सकते हैं, और टकराने के पश्चात उनकी दिशा में परिवर्तन होगा। लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे तब वो गैस का दाब इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। गैस का दाब तब आरोपित होता है जब गैस का अणु कंटेनर की दीवार के साथ टकराता है। तो दीवार के साथ टक्कर जब होती है तब गैस का दाब उत्पन्न होता है, या जो दाब का कारण है वो गैस के अणुओं का पात्र की दीवार से टकराना होता है। गैस की दीवार के अंदर की साइड में जो अणु हैं वो दाब उत्पन्न नहीं करते हैं, आपस में ही टकराते रहते हैं और दिशा में परिवर्तन करते रहते हैं। और जब कोलिजन होता है या टक्कर होती है तब इस टक्कर के दौरान उनकी ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई कमी या परिवर्तन नहीं होता, यानी अपनी ये गतिज ऊर्जा खोते नहीं है। इसको हम पूर्ण प्रत्यास्थ या लोचदार या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो अणुओं के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है क्योंकि गतिमान है, इनमें ऊर्जा भी है जिसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। हर अणुओं की ऊर्जा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं औसत गतिज ऊर्जा की, और जब औसत गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तब हम कहेंगे कि हर अणु की गतिज ऊर्जा या औसत गतिज ऊर्जा बराबर है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। हर अणु हर संभव दिशा में और हर संभव वेग से गति करता है, अर्थात अलग अलग अणुओं का वेग अलग अलग होता है जिसके कारण उनकी ऊर्जा भी अलग अलग होती है। लेकिन हम कैलकुलेशंस में कई बार औसत गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, और औसत गतिज ऊर्जा हर कण के लिए बराबर होती है और टक्करों के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सब इसके पोस्टुलेट्स या अभिग्रहित हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये गैस की जो गतिज ऊर्जा है ये उसके ताप पर निर्भर करती है। जैसे हमने कहा कि वेग अलग अलग है, अणुओं का ऊर्जा अलग अलग है, लेकिन औसत गतिज ऊर्जा जिसकी हम बात करेंगे वो औसत गतिज ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करेगी, गैस के सभी अणुओं की बराबर होगी, और अगर ताप निश्चित होगा तो गतिज ऊर्जा या औसत गतिज ऊर्जा भी बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे लिखा है कि सभी गैसीय अणुओं में वास्तव में एक ही औसत गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर जो हम शब्द यूज कर रहे हैं वो औसत गतिज ऊर्जा कर रहे हैं। इस तरीके की इक्वेशन हम औसत इन पोस्टुलेट्स के आधार पर या जो इनके अभिग्रहित लिए हैं उसके आधार पर हम निकालेंगे। तो देखिए वो भी हमने निकाली थी, PV इक्वल टू nRT, आदर्श गैस समीकरण निकाली थी। ठीक है ना, हमने क्या लिखा था, PV इक्वल टू nRT या RT। इस तरीके की इक्वेशन हमने आदर्श गैसों के लिए लिखी थी। तो यहाँ भी यदि हम V को इस तरीके इधर की तरफ ले जाएं तो ये PV हो जाएगा। तो PV इक्वल टू 1/3 NM इंटू U स्क्वायर, ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, और उसका स्क्वायर है। तो ये भी इक्वेशन कुछ इसी तरीके की है, आदर्श गैसों की तरह की सही है। तो इस इक्वेशन को हम निकालेंगे
कैलकुलेशन करेंगे, इसकी प्रतिपादित करेंगे, किस तरीके से निकलेगी, और इन्हीं अभिग्रहित या पोस्टुलेट्स को हम आधार बनाएंगे। तो P और V गैस का प्रेशर और वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और M मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। इस इक्वेशन को भी पहले तो हम डिराइव करेंगे, प्रतिपादित करेंगे, और फिर इसको अलग अलग तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, यानी अलग अलग मॉडिफाइड रूप में इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे ये भी देखेंगे। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे जिनके आधार पर हम काइनेटिक इक्वेशन की कैलकुलेशन या उसका प्रतिपादन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।